यहाँ पर देख पा रहे होगे हम एशियन इंडियन हिस्ट्री के हम बारे में बात करेंगे। आज का जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला, जितने भी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं या विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जो भी ऑनलाइन इस वीडियो को देखेगा, तो याद रख लीजिए यहाँ से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इतिहास के जड़ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा पहला सेशन रहने वाला है इतिहास का परिचय या इतिहास एक परिचय की अगर बात करें तो एशियन हिस्ट्री की हम बात करेंगे। तो मुझे ये बता सकते हैं आप लोग कि भारत का जो इतिहास है उस इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? कोई बताएगा मुझे? चलिए बताइए, चलिए बताइए कितने कालखंडों में से विभाजित किया गया है? बताओ, मेरी आवाज आ रही है तो बताइए। चलिए, आपको याद नहीं है तो हम बताते हैं। देखिए, जब हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास को क्या कहा जाता है, इतिहास की परिभाषा क्या होती है, कभी पूछा जाता है तो प्रमाणिक और क्रमबद्ध इतिहास की जो घटनाएं होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, इतिहास कहा जाता है उसे। जो प्रमाणिक, जो हम जिस चीज की प्रमाणिकता करते हैं कि हाँ ये चीज है, और उसका जो क्रमबद्ध मतलब जो एक तरीके से एक कंटिन्यू कालखंड के अनुसार, ये कहें एक घटनाक्रम के आधार पर जब वो चलती हैं जो घटनाएं, उन घटनाओं का समावेशी स्वरूप को हम क्या कहते हैं, इतिहास कहा जाता है। अगर हम देखें, देखिए हम इसको इतिहास को हम 3-4 खंडों में विभाजित करते हैं। देखिए आप यहाँ पर, हम आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की अगर बात करें कि हमें कहाँ से पता चलता है कि इतिहास क्या है, इतिहास के स्रोत क्या है, हमें किधर से हम इस चीज़ के बारे में जान सकते हैं, तो भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत को हम 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे होता है, एक तो होता है साहित्य के स्रोत मिलते हैं हमको, दूसरे की विदेशी यात्रियों का जो विवरण होता है, यात्रा का विवरण होता है, उससे मिलता है, और पुरातात्विक संबंधित साक्ष्यों से हमें मिलता है। ये तो थोड़ा सा आगे के बारे में बात कर दी है मैंने। थोड़ा सा अब यहाँ पर देखिए, हम इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित करते हैं। पहले मैं संक्षिप्त परिचय दे देता हूँ, अगर नोट डाउन का एक पेन उठा लीजिए, लिख लीजिए। हम क्या करते हैं, भारत का जो इतिहास होता है हम उसको 3 कालखंडों में विभाजित करते हैं। पहले सर्वप्रथम ये समझ लीजिए। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पर कहा है कि प्रागैतिहासिक काल की पहले खंड में हम इसको विभाजित करते हैं। फिर उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल, फिर उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। ये 3 कालखंड आपको पता चल गए, हाँ या ना? पता है? यस सर। आप लोग बोलते नहीं। जी सर। आप लोगों में सबसे बड़ी कमी यही है, जब आपसे क्वेश्चन करता हूं तो आप उसका उत्पत्ति उत्तर नहीं दे पाते हैं। कमी आप ही है, अपनी कमी को थोड़ा सा दूर कीजिए। देखिए, हमने कहा कि 3 कालखंडों में विभाजित करा। पहला जो कालखंड है वो प्रागैतिहासिक काल इसको कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल को अब अगर आप देखेंगे, पहले तो मैं ओवरऑल में आपको 3 कालखंडों में इसको विभाजित कर रहा हूं, तो 3 कालखंड आपको थोड़ा सा सिंपल से समझ लीजिए। जो प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, कभी क्वेश्चन बनता है, कभी आप अगर आप कक्षा में अपने बच्चों को पढ़ाते हो, आपके बच्चे हैं तो आप हिस्ट्री अगर पढ़ाते हो तो ये पता होना प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। हम ऐसे कालखंड की कल्पना करते हैं जिसमें ना तो लिखित और ना ही पठित घटनाएं उपलब्ध होती हैं। कहने का मतलब, हम ऐसे दौर की बात करते हैं जिस दौर में ना तो हमें लिखने का ज्ञान था, ना ही हमें पढ़ने का ज्ञान था, और ऐसी घटनाएं हमें उपलब्ध हैं, ये चीजें घटनाएं उपलब्ध नहीं है। अगर हम कहें प्रागैतिहासिक काल में, जिसमें आदि मानव का जो कालखंड था, उस समय तो हम विकास क्रम के दौर पे आगे बढ़ रहे थे, धीरे धीरे हमारा विकास हो रहा था। उस समय हमारे पास ना लिपि थी, ना कोई बोली थी, ना हमें कोई लिखने का ज्ञान था, क्योंकि उस कालखंड का कहीं भी हमें साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होता है। अगर थोड़ा सा मध्यकाल की तरफ आओगे, तब हमें थोड़ा सा जो गुफाओं में या फिर जो आदि मानव द्वारा जो चीजें निर्मित की गई थी, थोड़ा सा हमें वहां पर इनके बारे में थोड़ा सा पता ज्ञात होता है। तो जब हम प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं, हम ऐसे कालखंड, ऐसे समय की बात करते हैं, हम ऐसे दौर में पहुंच जाते हैं जिस दौर में ना तो हमें लिखने का ज्ञान था,
ना पढ़ने का ज्ञान था। और अगर हमें जब ना लिखने का ज्ञान है ना पढ़ने का ज्ञान है तो हम अपने घटनाक्रम को कैसे लिख पाएंगे? हम अपने घटनाक्रम को या हम अपने जो तमाम जो घटनाक्रम चल रहे हैं उस घटनाक्रम को लिखने का एक माध्यम होता है। आज की डेट में क्या होता है, आप लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोगों का मान लीजिए किसी का बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा जब पैदा होता है तो उस बच्चे को क्या करते हैं, उसकी जन्म की फोटोज खींची जाती है उसके, या आज की डेट में जो चल रहा है ब्लॉगिंग कर लेते हैं, उसकी वीडियोज बना लेते हैं। हम उन वीडियो को क्या करते हैं, कहीं ना कहीं सेव कर लेते हैं। तो हमें ये पता चलता है, हम भविष्य में जब उन वीडियोज को देखते हैं तो हम कहते हैं कि यार फलाने फलाने समय में ये हुआ था, 2019 में ये घटना होती तो हमारी ये होती। जब हम बात करते हैं जो वो कालखंड है जो 8,000 ईसा पूर्व की जब हम बात करते हैं, तो ऐसे कालखंड की जब बात करते हैं तो ऐसे कालखंड में, क्योंकि मैंने कहा कि खुद ही मानो उसमें सरवाइव कर रहा था अपने जीवन को आगे निरंतर, क्योंकि ये जो ऐसा कालखंड है जहाँ पर जो मनुष्य था वो 4 पैरों पर चलने वाला एक क्या था, प्राणी के रूप में वो था। तो अब 4 प्राणी वो था तो बौद्धिक विकास उतना था नहीं, वो तमाम चीजें तो इस समय की हमें कोई भी घटनाक्रम हमें देखने को नहीं मिलता, तो इसी को ही प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। फिर आते हैं थोड़ा सा आगे आते हैं, ऐसे कालखंड की बात करते हैं, अध ऐतिहासिक काल की बात करते हैं। अध ऐतिहासिक काल ऐसा कालखंड है जिसमें अगर हम कहें ऐसा कालखंड है जिसमें घटनाएं लिखित हैं परंतु पठित नहीं है, जैसे हड़प्पा सभ्यता। अब मुझे बता सकते हैं, जो हमने ऐसा तो कहा कि ये पठित हैं, ये जो क्या है लिखित तो घटनाक्रम है मगर हम वो पठित नहीं है, या कहें वो हड़प्पा सभ्यता। मुझे बता सकते हैं इसको, थोड़ा सा कोई बताएगा मेरे को ये क्या है, इस पे प्रकाश डालेंगे आप, जिसे भी आता है प्लीज प्रकाश डालिए। सर वो जो लिपि है हड़प्पा मोहनजोदड़ो वाली, वो अभी पढ़ नहीं पा रहे जिसके कारण इसका ज्ञान नहीं है। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि वो अधैतिहासिक काल की घटनाएं लिखित थी? जी सर। जैसे कि कहाँ पर आपने ये चीजें देखी हैं, कहीं पर ऐसी चीजें लिखी हुई देखी हैं जो आप कह सकते हो कि अधैतिहासिक काल में ये घटना लिखित तौर पे थी? कैसे कह सकते हैं आप, बताइए। कोई भी बताओ। देखिए आपने बिल्कुल सत्य कहा। आपने जो ये कहा कि हमने जब हड़प्पा सभ्यता की हमने बात करी, हम ऐसे कालखंड की बात करते हैं जहाँ पर मनुष्य जो प्राकृतिक निर्मित जो गुफाएं थे उनमें जिस प्रकार से रह रहा था, थोड़ा सा बौद्धिक विकास हुआ तो अपने समय व्यतीत करने के लिए वो जो उनका जीवन जो प्रतिदिन जो घटनाक्रम घटता था उस घटनाक्रम को कहीं ना कहीं उकेरने का उसने कार्य करा। अगर हम कहें जैसे भित्ते जो चित्र होते हैं, भित्ति चित्रों के माध्यम से उन्होंने हमें ये दर्शाने की कोशिश करी कि हमारी दैनिक जनजीवन का जो क्रम था वो किस प्रकार से चल रहा था। आपने देखा होगा कि गुफाओं में जो भी हमारे प्रागैतिहासिक कालखंड में जो हमें तमाम चीज़ें मिली थी उसमें वो कुछ ऐसे लोग थे जो लोगों का शिकार किया करते थे, जो जंगली जानवरों का शिकार करते थे, वो क्या करते थे गुफाओं में उन चित्रों को क्या करते थे, उकेर दिया जाता था। तो हमें उससे ये पता चलता है कि उस समय कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्वज रहे थे वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे थे, चाहे वो लिपि की तरफ कहीं ना कहीं बढ़े थे, अपने बारे में हमें कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में वो चीज़ों को बता रहे थे, क्योंकि वो उस समय तो अपना टाइम पास कर रहे थे। वो टाइम पास आने वाले जो 21वीं शताब्दी कहें या 20वीं शताब्दी थे, 19वीं शताब्दी में वो चीज़ प्रकाश में आए तो हमें ये ज्ञात होता है कि उस समय बिताने के लिए जो हमारे पूर्वज रहे थे वो किस प्रकार से अपना काम कर रहे थे। हड़प्पा काल में भी ऐसा ही होता है कि आपने कहा कि हड़प्पा या मोहनजोदड़ो की सभ्यता के क्रम आए तो इस समय मनुष्य ने थोड़ा सा विकसित होना शुरू कर दिया था। तो जैसे उसने कुछ घड़े बनाए या कहीं चौखे बनाए तो उसमें कहीं ना कहीं वो लिपियों को अंकित किया करता था और वो लिपियों के द्वारा कुछ ना कुछ लिखा करता था, या मोहरों के माध्यम से कहें या फिर या सिक्कों के माध्यम से कहें, या फिर जो अलग अलग ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जिसमें कहीं ना कहीं हमें एक लिपि का ज्ञान होता है। जब हमें लिपि का ज्ञान होता है, मैं कुछ लिपि दिखाना चाहूँगा। आप ये कुछ किताबें आपको मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए जैसे आप यहाँ पर एक देख पा रहे होगे, एक वृषभ की यहाँ पर एक बैल का यहाँ पर आप चित्र देख पा रहे होगे, ये हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का था। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे ये यहाँ पर ऊपर कुछ लिखा हुआ है।
क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, जब हम अदैतिहासिक काल में कहें तो कहीं ना कहीं लिपि का ज्ञान उनको हो गया था, कहीं ना कहीं वो अपनी भाषा में इसको लिख पा रहे। आज की डेट में अगर हम इन लिपियों को देखें तो हम उनको पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें ये समझ में नहीं आता है उनके द्वारा क्या लिखा है, उस समय लिपि क्या था। आज अगर हम देखें तो हमारा लिपि उस समय की लिपि के अनुसार कहीं भिन्न हमें देखने को मिलती हैं। ऐसे बहुत ढेर सारी चीज़ें मैंने आपको कहा कि इतिहास में हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जहाँ पर हमें ये, जैसे आप देख पा रहे होंगे हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो कुछ ऐसी चीजें प्राप्त हुई थी, कहीं ना कहीं इंसान परिपक्वता के और ये अग्रसर था। कुछ इस टाइप से जो मूर्तियां बन रही थी, और साथ ही आप देखोगे तो बहुत चीजें ये बन रही थी, जैसे टेरिकोटा के आधार, ये देखिए कुछ ऐसी चीजें बन रही थी। ये मोहर ऊपर क्या थी, ये लिपि को कहीं ना कहीं क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाने लगा। तो ये क्या था, आपका लिपि का कहीं ना कहीं हमें उस टाइम पे थोड़ा सा ज्ञान होना शुरू हो गया था। तो अब ये लिपि तो लिखी गई थी, मगर अब हम इस लिपि को पढ़ नहीं सकते। पढ़ क्यों नहीं सकते? क्योंकि हमें आती ही नहीं वो, तो हम पढ़ेंगे क्या? ओवरऑल अगर हम देखें तो प्रागैतिहासिक काल में घटनाएं तो लिखित हैं, मगर वो अपठित हैं, मगर हम उनको पढ़ नहीं सकते हैं। समझ में आ रहा है? हम जब पढ़ नहीं सकते हैं तो हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं? मगर घटनाएं तो लिखित हैं भैया, इतना ध्यान में रख लीजिए। अब जो हड़प्पा सभ्यता, अब यहाँ पर कह रहा है कि घटनाएं लिखित नहीं है परंतु रचित पठित हैं। ये जो कहता है, जो ये साक्ष्य मिलता है, हमने कहा जो आपको मैंने यहाँ पर बताया था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने कहा कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत की अगर बात करें तो हमने 3 भागों में इस स्रोत को विभाजित किया है। पहले तो सर्वप्रथम इस चीज को ध्यान रखिए। हमने जब साहित्य स्रोत की बात करते हैं तो साहित्य के स्रोत में विदेशी यात्राओं का विवरण मिलता है, पुरातात्विक साक्ष्य हमें मिलते हैं। अब यहाँ पर जो आता है कि साहित्य स्रोत, तो साहित्य स्रोत का मतलब होता है कि उसमें वैदिक काल का घटनाक्रम आता है। तो ये कहते हैं वैदिक काल, ये कहती है वैदिक काल में कहा जाता है कि घटनाएं लिखित नहीं हैं परंतु रचित हैं और पठित हैं। हम उनको रच सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, ये चीजें विविधता देखने को मिलती है। तो ये चीजें फिर आता है वो कालखंड, जो तीसरा कालखंड है, हमने कहा कि ऐतिहासिक कालखंड है, जिसे हम इतिहास का काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल या फिर इतिहास का काल हम इसे कहते हैं। तो ऐसा काल जिसकी घटनाएं लिखित हैं और पठित भी हैं। अब ये मुझे बता सकते हैं ये क्या हो सकता है? मुझे कोई बच्चा बताएगा, जिसे भी आता है बताइए। हमने कहा कि ऐसे कालखंड की बात कर रहे हैं जिसमें घटनाएं लिखित हैं और उन घटनाओं को हम पढ़ भी सकते हैं। तो ऐसे कालखंड को क्या कहा हमने? ऐसे कालखंड को ऐतिहासिक काल कहा या फिर हम इतिहास कहते हैं उसको। तो बताइए, चलिए नवीन बता सकते हैं? चलिए, हमारे बीच हमारे एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, रवि जी आप बताइए। सर, जिन घटनाओं को मतलब पढ़ सकते हैं और जो हमें साक्ष्य जानकारी पाओ, इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, इतिहास से संबंधित इतिहास कहा जाता है उनको। ये मैम, आप मैम यहाँ पर जुड़ी हैं, आप बताइए। स्टेविज अख्ता करके जो लिखा है, बताएंगी मैम? बोरा जी। सर मैं बताऊं? हाँ बिल्कुल बताइए, इसमें रुकने वाली बात क्या है, बिल्कुल बताओ। सर, जिन घटनाओं को हम पढ़ सकते हैं और जो घटनाएं, जिस घटना के साहित्यिक साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं और उनको पढ़ा जा सकता है, वो इतिहास है सर। बिल्कुल ठीक है। हम ये बताइए, ये कालखंड कौन सा होगा जिसमें ऐतिहासिक जिनकी काल की जो घटनाएं लिखित हैं परंतु हम उनको पढ़ भी सकते हैं? तो ये कौन सा कालखंड आएगा, बता सकते हैं? हम इस कालखंड को कौन सा कालखंड कहें? प्राग ऐतिहासिक है, प्राग ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक। तो अगर मैं कहूं कि ऐतिहासिक काल बोलेंगे, ऐतिहासिक में आएगा। अगर मैं कहूं बच्चा इसमें ये गलत कह रहे हो, बिल्कुल यहाँ पर ये ऐतिहासिक, देखिए हमने तो ये कह ही रहे ना, हम तो 3 कालखंडों में, हमने जो इतिहास को हमने 3 कालखंडों में, पहला कालखंड है प्रागैतिहासिक काल है, दूसरा ऐतिहासिक काल है, तीसरा ऐतिहासिक काल है, जिसे हम इतिहास कहते हैं। तो ये 3 कालखंडों में विभाजित किया। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बिल्कुल आपने जो कहा कि ऐतिहासिक कालखंड या फिर इतिहास के कालखंड में इसको कहते, तो वास्तव में जो ये ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो लिखित है पठित है, तो ये मैं कहता हूँ ये कौन सा वो समय था, कौन सा दौर था, वो समय की जो घटनाक्रम को हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो कालखंड बताइए मेरे को।
बताओ। एनी आइडिया? चलिए देखिए, अब मैंने तो 3 चीजें यहां पर बता दी हैं, तो अब इन 3 चीजों को थोड़ा सा बारीकी से समझने के प्रयत्न करेंगे। तो अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो करिए, ठीक है। यहां पर देखिए, अब हम आ रहे हैं, तो ये चीजें तो अभी तक तो हमने ये आपको बता दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा और जाएंगे हम। अब बात करेंगे, इस टॉपिक को उठा रहा हूं, इस टॉपिक को देखिएगा। तो अभी मैं तीनों चीजों को स्पर्श करूंगा। पहले हम प्रागैतिहासिक काल को उठा रहे हैं। प्रागैतिहासिक काल वो कालखंड था जिसमें मानव का विकास का अध्ययन का कालखंड कहा जाता है। हम यहाँ पर मानव के जो विकास के अध्ययन का ये जो कालखंड है, इसमें मानव के विकास का कालखंड हम बात करते हैं। जो हमारे 4 पैरों के जो जानवर थे, हम बंदर से जो हमारा जो विकास क्रम स्टार्ट हुआ, लाखों सालों का ये जो विकास क्रम है, तो विकास क्रम की अगर हम बात करें तो हम जो विकास क्रम में जो आते हैं वो आते हैं ऐतिहासिक कालखंड तक। अगर हम कहें, जो बेसिकली जो हमारा जो कालखंड होता है वो जो सिंधु घाटी सभ्यता और साथ ही आपके जो वैदिक सभ्यता तक हम ये पहुंचते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखें तो हमारे जहाँ पर मनुष्य एकदम सशक्त तौर पर अपने क्रियाकलाप करना शुरू कर दिया था, उसको समझ हो गई थी। तो इस कालखंड तक अगर हम दायरे की बात करें तो ये जो दायरा था, लाखों सालों का ये विकास क्रम रहा। देखिए, विकास क्रम की अगर बात करें तो यहाँ पर विकास क्रम आप देख पा रहे हो, जो ऑस्ट्रेलिया पैथिक्स करके जो है यहाँ पर एक था। तो इसमें सबसे पहले अफ्रीका का विकास हमें देखने को मिलता है। अफ्रीका में सबसे पहले हमें किस प्रकार से हमारे जो पूर्वज थे, आदि मानव थे, उसका विकास मिलता है। फिर उसके बाद आता है भारत में विकास के थोड़े से अंतरों के साथ इसमें क्या होता है, ये प्राप्त हमें देखने को मिलता है। भारत के अगर हम देखें सारथी रूप में, अगर विश्व में देखा जाता है, जहाँ पर अगर हम प्रागैतिहासिक, अगर हम ऐतिहासिक कालखंड की बात करते हैं, भारत ऐसे वो धरातल थी जहाँ पर सारे रूप में साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं कि जो मानव का विकास क्रम की अगर हम बात करते हैं सारथी रूप में हमें जो देखने को मिलता है, वो भारत ही ऐसा वो राज्य था। तो वहां पर हमें देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, ये रामापैथिक्स करके जो लिखा है भारत के नाम से अगर हम बात करें तो शिवालिक क्षेत्रों से साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। अगर आप उत्तराखंड का इतिहास पढ़ोगे, चाहे उत्तराखंड का इतिहास पढ़ो या फिर हमारा भारत का इतिहास पढ़ो, तो हमें कहीं ना कहीं जो ये साक्ष्य मिलते हैं, चाहे वो जो घाटियां हैं, उन घाटियों से सारथी रूप में मिलते हैं। जैसे हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो घाटी के रूप में जो बसी थी, और साथ ही हम कहते हैं मोहनजोदड़ो की अगर बात करें, ऐसे बहुत से पुरातात्विक स्थल थे। अगर हम भारत की अगर बात करते हैं 714 वो पुरातात्विक स्थल थे। जब भारत का विभाजन हुआ तो सारथी जो पुरातात्विक जो स्रोत थे हमारे, वो आपके पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। तो भारत के हिस्से में कुछ ही ये रहे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो रामापैथिक्स का जिक्र हम बात करें, भारत के नाम से जाना जाता है। तो ये जो साक्ष्य हमें जो शिवालिक क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं, ये जो ये साक्ष्य जो हमारे, तो 22 लाख वर्ष पूर्व के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। तो आपको अगर देखें, आपने उत्तराखंड का इतिहास अगर पढ़ा होगा, तो जिस प्रकार से यहाँ पर चाहे गोरखिया उड्यार की बात करें या फिर हम किमनी गांव की अगर बात करें, तो ऐसे बहुत ढेर सारे हमें ऐतिहासिक पुरातात्विक स्रोत हमें उत्तराखंड में भी मिलते हैं, ठीक है। जहां पर हमें ये पता चलता है कि इस क्षेत्र में हमारे जो आदि मानव इस समय इन क्षेत्रों में रहे होंगे। तो हमें जो ये क्षेत्र मिलते हैं, बेसिकली ज्यादा जो चीजें हमें मिलते हैं शिवालिक क्षेत्रों में हमें प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर बी जो देख पा रहे होंगे, यहाँ पर होमो हैप्पी सल करके जो लिखा है, ये केवल जो थे ये दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में ये स्थित ये जो प्रजाति थी, इनको इस नाम से पुकारा जाता था। तो ये आपके दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में ये स्थिति, तो यहाँ भी हमें थोड़ा सा साक्ष्य मिलते हैं। अब होमो इस स्टैटिक्स करके जो लिखा है, तो यहाँ पर इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है सीधा खड़ा रहने वाला मानव, क्योंकि पहले हमारा जो मानव था, आपको ये पता होगा कि हमारा जो मानव था ये इस प्रकार से 4 पैरों में चलने वाला क्या था, कहीं ना कहीं एक ह्यूमन था। अगर देखो, अगर हम इसके विकास क्रम की अगर बात करें तो बेसिकली आपने ये देखा होगा कि हमारा जो विकास क्रम रहा, तो कहीं ना कहीं हम 4 पैरों वाले जानवर के रूप में थे। धीरे धीरे विकास क्रम रहा, हमने फिर बहुत लंबा समय का ये अंतराल रहा, तो धीरे धीरे 2 पैरों में चलना प्रारंभ करा। हमारे शरीर में बहुत ढेर सारे बाल थे। हम अपने जीवन को यापन करने के लिए या तो हम जंगली जानवरों के शिकार पर निर्भर थे, हम मांस को ज़्यादा वो किया करते थे। फिर हम धीरे धीरे हमने ये सीखा कि हमने कंदमूल फलों का भी सेवन करा, और धीरे धीरे जैसे मानव का विकास क्रम रहा, तो उसके शरीर में बदलाव
आना शुरू हुआ, तो बदलाव जब आए धीरे धीरे हम उस पर तरफ हम बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो ये कहा जाता है कि इसका जो शाब्दिक अर्थ है सीधे खड़ा रहने वाला वो व्यक्ति दो पैरों में, ये जो साक्ष्य हमें जो मिलते हैं नर्मदा घाटी से स्पर्श से साक्ष्य हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर जो बेसिकली अगर हम देखें तो सर्वप्रथम कुल्हाड़ी का निर्माण, ये तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए। हमारा जो मेन पर्पज है, हमें पहले इन तीनों को स्पर्श करना है। पहले प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल खंड को थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करिए। आप पेन कॉपी उठा लीजिए, इसकी तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा और डीपली लेके चल रहा हूँ, और एक हम जो पीडीएफ है इसकी तरफ हम बात करें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि भारत का प्रागैतिहासिक काल के सामग्री के अध्ययन करेंगे। हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें, ठीक है, भारतीय प्रागैतिहासिक काल, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रारंभिक मानव जीवाश्म में भारत में नहीं पाए गए थे। याद रख लीजिए, जो प्रारंभिक हमें जो जीवाश्म जो कि अगर हम अध्ययन की बात करते हैं, कोई कहता है कि भारत में मिले, तो बिल्कुल भी भारत में पहले हमारे जो जीवाश्म में ये नहीं पाए गए थे। और भारत में जल्द से जल्द अगर देखें तो मानव की उपस्थिति का एक संकेत हमें देखने को मिलता है, जिसमें जम राशि से जो प्राप्त होता है, ये 2.5 लाख ईसा पूर्व के पत्थरों और औजारों के संकेत हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम देखें जो हमारा पाषाण काल था, पाषाण काल में जिस प्रकार से हमने भालाओं का याद करें, जो चपटे हुए हथियारों की बात करें, कुल्हाड़ के हस्त कुठार की बात करें, या अलग अलग जितने भी हमें प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत अगर हम कहें, जो 2.5 लाख ईसा पूर्व की हम बात करें बच्चों, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करिएगा। तो यहाँ पर हमें औजारों के रूप में जो पत्थरों के बने हुए औजार थे जो मिलते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा कि इस पर से करें कि क्या क्या चीज़ें आपके सामने ये इस पर से होने हैं, तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करिएगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के बोरी से हाल ही में जो प्राप्त कलाकृतियाँ थी, वो बेसिकली थोड़ा सा मैं और थोड़ा ये चीज़ें समझा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक कलाकृति प्राप्त हुई थी, वो जो कलाकृति भारत में वो थी, वो आपके 1.4 मिलियन ये साल पहले, लाखों साल पहले अगर हम बात करें, तो ये मानव की उपस्थिति का कहीं ना कहीं हमें सुझाव देती है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से हमें ये एक कलाकृति जब प्राप्त होती, तो हमें ये 10,000 साल ईसा पूर्व की अगर हम बात करें, तो वहां पर 1.4 मिलियन की अगर हम करें, 1 मिलियन कितना होता है, 1 मिलियन की अगर बात करें, आजकल आप देखते हैं कि हम कहते हैं कि किसी को 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। 1 मिलियन सब्सक्राइब का मतलब होता है कि 10 लाख पर 1 मिलियन होता है। तो कहते हैं कि 10 लाख ईसा पूर्व अगर हम 10 लाख 400 या कहें ऐसे करके हम कहते, तो इतने साल पहले हमें क्या मिलता है, मानव की उपस्थिति का कहीं ना कहीं हमें वहां पर ये देखने को मिलता है। अपनी उपस्थिति से लगभग अगर हम बात करें 3000 ईसा पूर्व मनुष्य के विभिन्न उद्देश्यों के लिए हम केवल पत्थरों के औजारों का प्रयोग यहाँ पर किया करते थे। विभिन्न भांति भांति के वो मिलते थे। इस अवधि को अगर हम देखें, जो ये अवधि थी, पाषाण युग के रूप में जानते हैं या इसे विभाजित करते हैं। पाषाण युग मतलब कोई मुझे बताएगा पाषाण का मतलब क्या होता है? पाषाण का मतलब बताइएगा, बताइए पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थरों का इस्तेमाल, पत्थरों का, ठीक है। वो ऐसे कालखंड की बात करते हैं जिस समय पत्थरों का युग होता था। पाषाण मतलब पत्थर को कहते हैं। तो पाषाण ऐसे समय की बात करते हैं जहां पर पत्थरों का तमाम चीजों से क्रियान्वित किया जा रहा था, तो इसे हम पाषाण काल इसे कहते हैं। ठीक है, इतना समझ गए होंगे, आगे बढ़े। अब देखिए, हमने आपसे कहा, देखिए फिर जाके जब हम पाषाण काल की बात करते हैं तो हम इसको विभाजित करते हैं, 4 कालखंडों में विभाजित करते हैं। याद रख लीजिए, ये 4 खंड भी आपको याद होने चाहिए। हम किसको विभाजित कर रहे हैं? हम प्रागैतिहासिक काल को 4 खंडों में विभाजित करते हैं। बेसिकली अगर हम देखें, जो प्रागैतिहासिक काल को जो हम विभाजित करते हैं, यहाँ पर एक आता है इस कालखंड को। वैसे तो बेसिकली हम 3 कालखंडों में विभाजित करते हैं। एक तो होता है पुरापाषाण काल होता है, दूसरा मध्य पाषाण काल होता है, तीसरा नवपाषाण काल होता है। थोड़ा सा अलग अलग किताबों में आपको, अगर हम हिस्ट्री की अगर किताबें उठाओगे, अलग अलग किताबों में इनका जो पीरियड है अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। एनसीईआरटी में अलग दिया गया है। अगर हम बात करें चंद्र सिंह ज्ञान की, अगर बात करें, जो अलग अलग बहुत बड़े बड़े जो हमारे
राइटर रहे हैं, चाहे महेश कुमार बर्थवाल की अगर बात करें, शैलेंद्र कुमार रस्तोगी की बात करें, तो बहुत ढेर सारे ऐसे रहे हैं, उन्होंने भी इनका कालखंड को सही तरीके से हमें पता नहीं है। बेसिकली अगर मैं बात करूं, जो बेसिकली जो एनसीईआरटी जो कहती है, मैं एनसीईआरटी के आधार पर बता रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी से ही हमें क्वेश्चन बनते हैं। अन्य किताबों में क्या दिया है मैं उस पर डिबेट नहीं करूंगा। अगर जब एनसीईआरटी की अगर बात करें तो एनसीईआरटी क्या कहती है, हम पुरा पाषाण काल की अगर हम बात करते हो, याद लिख लीजिए बेटा, पुरा पाषाण काल जो था वो अज्ञात काल हम कहते हैं, जिस काल का हमें ज्ञात नहीं था, जिस काल का हमें किसी भी प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, तो उस कालखंड को हम क्या कहेंगे, अज्ञात काल कहेंगे। तो वो जो अज्ञात काल से लेकर, देखिए मैं बात कर रहा हूं, आप ये लेके चले, लिख लीजिए, पहले पुरा पाषाण काल लिख लीजिए, उसके आगे से डैश करिए, उसके वहां पर फिर कोष्टक लिखिए, अज्ञात काल से हम बात करते हैं। अज्ञात काल से क्या कहते हैं हम, 8000 ईसा पूर्व का वो पीरियड था। कौन सा पीरियड की बात कर रहे हैं हम, पुरा पाषाण काल की जो बात करें, पुराना हम कहें पाषाण काल की, जब पत्थरों का जो युग था उस टाइम की बात करें बच्चों, तो ये जो काल था अज्ञात काल से लेकर 8000 ईसा पूर्व, ये जो है एनसीईआरटी के डाटाबेस से लिया हुआ है, तो याद रखिएगा, तो ये कालखंड था। तो जो ये काल था हम बात करते हैं, तो यहां पर आप देख पा रहे हो भारत में पुरापाषाण युग का जो हम कहते हैं, तो 5 लाख ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व की बात करें, तो यहां पर इसने पुरापाषाण काल को बहुत 5 इकाई, 2.5 सैकड़ा, हजार लाख, तो 5 लाख से भी ऊपर अगर कहें 50 ये लाख, ये 5 लाख से ऊपर का ये कहते हैं, तो हम इसको यहाँ पर, इसको ये मत लिखिएगा, यहाँ पर इसको कट कर दीजिएगा, यहाँ पर लिखिए अज्ञात काल से, यहाँ पर अज्ञात काल से लिखोगे तो 8000 ईसा पूर्व का ये पीरियड रहता है। तो ये पीरियड रहता है कौन सा है, पुरापाषाण। अब बात करेंगे मध्य पाषाण काल की बात करेंगे, तो मध्य पाषाण काल था, यह जो मध्य पाषाण काल था यहां से स्टार्ट होगा 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व का ये पीरियड रहता है। ठीक है, ये पीरियड रहता है। देखिए अब पाषाण काल हमने क्यों कहा, क्योंकि पाषाण काल में आप ये जो अपने सामने जो चलचित्र देख पा रहे होगे, उस समय तो इस प्रकार के जो हमारे पास जो इक्विपमेंट थे, या कहीं जो हमारे पास जो औजार थे, तो उस प्रकार उस टाइम पे हम इन औजारों का प्रयोग करते थे। ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, ये कौन सा कालखंड का था, ये पुरापाषाण कालखंड का था। यहाँ पर क्या था, ये इस समय जो हम बड़े बड़े जो शिकार करते थे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ता है, किसी दूसरे का शिकार करना पड़ता है। आज अगर हम देखें, आपको कि हम शिकार नहीं करते हैं, आप अगर हम खाद्य श्रृंखला को देखें, शेर क्या करता है, उस खाद्य श्रृंखला में ऊपर रहता है, तो हर किसी का वो क्या करता है, शिकार करता है, चाहे वो छोटा जीव हो या बड़ा जीव हो, तो कहीं ना कहीं वो अलग अलग जीव अपने अपने शिकार करते हैं। अगर हम मनुष्य कहें तो उस कंडीशन में, अगर उस श्रेणी में अगर रखें, उस पठार में रखें, उस पिरामिड में अगर हम मनुष्य को रखें, तो मनुष्य सबसे ऊपर क्या है, इस खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर रहता है। तो मनुष्य ने अपने जीवन को यापन करने के लिए शिकार अत्यधिक मात्रा में करा, चाहे वो जानवरों का शिकार हो या फिर बड़े जानवरों का, जैसे बड़े बड़े उस टाइम पे मैमथ हुआ करते थे, हाथी हुआ करते थे, बिंड बीज हुआ करते थे, वेफलो हुआ करते थे, बड़े बड़े जानवरों का इसने शिकार करा। जो शिकार करा, जो आप यहाँ पर जो इक्विपमेंट देख पा रहे हो, इन्हीं के बलबूते उसने शिकार करा, और साथ ही इन्हीं से वो काट कूट के वो चीजें अपना वो खाता था। तो याद रखिएगा, ये आपको मैंने दिखा दिया, पूरा पाषाण काल की बात कर रहा हूं। अब हम बात करेंगे बच्चों, यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि मध्य पाषाण काल की बात करते हैं। ये मध्य पाषाण काल जो था 800 ईसा पूर्व से, हमने कहा कि 4000 ईसा पूर्व, तो ये एक पीरियड है, यहाँ पर इसे डाउन कर लीजिए। एनसीईआरटी का जो डाटाबेस था वो 4000 ईसा पूर्व कहता है कि 8000 से 4000 ईसा पूर्व। तो ओवरऑल इसे भी लिख सकते हैं, अगर वहां पर ये नहीं आता है तो आप अगर मान लीजिए मध्य पाषाण काल कब से कब तक का था, अगर वहां पर 8000 से 4000 ईसा नहीं आता है, वहां पर 8000 से 6000 ईसा लिखता है, तो इसको भी आप लिख लीजिए अपने समझ के लिए। अब इस कालखंड में क्या था बच्चों, ये देखिए, थोड़ा सा हम क्या होते, थोड़ा बौद्धिक तौर पे हम थोड़ा सा सशक्त हो गए थे। अब मुझे कोई बच्चा ये बताएगा, जो ऊपर अभी आपने ऊपर जो हथियार देखे थे, और मध्य पाषाण काल के हथियार ये हैं और पूरा पाषाण काल के हथियार ये हैं, बेटा इन दोनों में डिफरेंस मुझे बताना। मैं आप ये थोड़ा सा इसको कॉन्सेंट्रेट हो गए, इस पिक्चर को देखिएगा। पहले इस पिक्चर को आपने अपने मस्तिष्क में बैठा ली, हाँ या ना, बैठा ली? अरे आप लोग क्या हो यार, मेरे समझ। हाँ सर। तो आप इस पिक्चर को बैठा लीजिए।
हाँ फिर सर। नीचे वाली पिक्चर को देखते हैं। तो ये पिक्चर को आप देख लीजिए। अब इनमें मुझे डिफरेंस बताइए, इन दोनों में अंतर बताओ क्या है ये। सर इसमें हथियार ज्यादा शार्प हो चुके हैं, पहले थोड़े बड़े हथियार थे, अभी शार्प हो गए। और कोई बताएगा? और कोई मेरी बहनें बताएंगी? आरती। हाँ सर, पहले ज्यादा मतलब इतने नुकीले नहीं थे, और इसमें ज्यादा वो दिख रहे हैं, नुकीले और शार्प भी दिख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर यहाँ पे मीनाक्षी आप जुड़ी हो बेटा? मीनाक्षी पंत, माही, आवाज आ रही बेटा? जुड़ी हो? आप देखिए बेटा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये देखिएगा। मैं यहाँ पर कुछ चलचित्र दिखा रहा हूँ। एक फोटो ये देख पा रही होगी आप। एक फोटो ये है, यहाँ पर हथियारों को देख लो ध्यान से। आपने ये हथियार देख लिए ना? ये जो हथियार है मध्य पाषाण काल के हैं बेटा, और यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ ये हथियार आपके पुरा पाषाण काल के हैं। अब इन दो हथियारों में क्या डिफरेंस था मुझे बताओ थोड़ा सा। बोलिए। मीनाक्षी आवाज आ रही बेटा? बेटा बोला नहीं जा रहा है। अगर तुम यहाँ पर नहीं बोल पा रही तो अपने जीवन में क्या करोगी? और यहाँ पर कोई और बताएगा? यहाँ पर और तो आरती ने बता दिया, और तो कोई महानुभाव और कौन जुड़े हैं इसमें? यहाँ पर गीता जी, गीता बताइए। जैसे तुमसे क्वेश्चन करूंगा तुम लैपटॉप होना शुरू। प्राचीन काल में सर जो पत्थर है वो नॉर्मल पत्थर है, और जब मध्य काल में वो पत्थर जो है वो नुकीले और तेजधार बनाए गए हैं। चलिए, अब यहाँ पर ठीक है। देखिए, हम जब कहते हैं, देखिए ये जो पत्थर है, आप इन पत्थरों को देख पा रहे हो, क्योंकि हमारा जो बौद्धिक विकास था बेटा, हम तो उस टाइम पे, क्योंकि हमारा जो विकास क्रम चल रहा था, क्योंकि हमें अज्ञात काल से जिस काल का हमें कोई ज्ञान नहीं है, हम उस काल की बात करें। वो काल क्या था? अज्ञात काल। उस समय से 8000 ईसा पूर्व की हम बात करते हैं। तो इस समय जो पत्थर जो मिलता है, तो जो उसमें पाषाण काल इसलिए कहा जाता है, पत्थरों का युग इसे बेसिकली कहा जाता है। तो उस टाइम पे इस प्रकार के जो पत्थर मिल जाते थे, अब किसी की खोपड़ी फोड़नी है या फिर किसी जंगली जानवर की हड्डियां तोड़नी है, उसको ठेसना है, तो इस प्रकार की चीजों का यूज हो जाता है। तो मनुष्य, क्योंकि हमारा दिमाग उतना विकसित नहीं था, हम उतने विकसित तौर पर नहीं थे, तो हमें यहाँ पर इस प्रकार के हथियार देखने को मिलती है। जब हमारा बौद्धिक विकास हुआ बेटा, विकास क्रम में जब हम थोड़ा सा आगे बढ़े, हम जब 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व की तरफ हम बढ़े, तो थोड़ा सा हमारे बौद्धिक विकास में थोड़ा सा अंतर देखने को मिला। तो हमने उन हथियारों को, जो पहले हथियार थे एकदम, उनसे अगर हम किसी के पेट में अगर घुसा दे, किसी जानवर के पेट में घुसा दे, तो वो जो नाइफ है या जो हथियार है, देखिए अगर इस पत्थर को, ये जो मैं जिस पे टिक मार रहा हूं, इसको देखिए, अगर इस पत्थर को किसी में जंगली जानवर के पेट में घुसाऊं, क्या ये घुस जाएगा? हाँ या ना? नहीं घुसेगा ना। उससे सिर पे इन पत्थरों से वो जो जंगली जानवर को हम घायल कर देंगे, या उसकी हड्डियां टूट जाएंगी, या उसका सर फट जाएगा। बेसिकली हम उसको मार नहीं सकते, या कहें उसको गिरा देंगे, फिर उसके तड़पा के उसको मार देंगे, उसके सर फोड़ देंगे, या उसके हाथ पैर इससे कुचन कुचन के उसको वो इस टाइप से कर देंगे। अब यहाँ पर आता है, ये देखिए हथियार इतने ज्यादा साफ हो गए। अब इतने बड़ा जो चाकू जैसा लग गया, किसी जानवर के अगर पेट में मारना है तो उसके पेट के चिधड़े कर देगा, ये पेट को फाड़ देगा, जिस प्रकार से चाकू है। अब यहाँ पर एक ये देख पा रहे होंगे, इस प्रकार के ये पत्थरों का ये बनाया था। तो किसी जंगली जानवर के पेट में घुसा दिया, उसको खींच दिया जाए, तो उसकी अतड़ियां बाहर निकल जाएंगी। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अलग अलग तरीके से इन्होंने क्या बनाए थे, हथियारों को बनाए थे। ठीक है, आप ये जो ये देख पा रहे होंगे ना, ये हैमर है। ये इस पे अगर ये बना दीजिए, अगर मैं इस पे ये डंडा लगा दूं, इस पे डंडा लगा दूं, बन गया हैमर, बना ना। अगर मैं इसको, अगर मैं ये बना दूं, भाला बना? हाँ या ना?
आप देखिए थोड़ा सा, इसको जी हमने सर। चाकू बना दिया, बना, देख पा रहे हो? तो जब हम बात करते हैं किसी जंगली जानवर को अगर हमने घेरना है, उस जंगली जानवर को अगर जब हम घेर रहे हैं तो उसको कि जो पूरा पाषाण काल में अगर हमने पत्थर फेंका तो वो उतनी गति से नहीं गए। जब हमने देखा कि किसी जंगली जानवर को मारना है, उसके पेट में अगर किसी भाले को डालना है तो वो जल्दी तरीके से और तीव्र गति से वो भाला जाता है, तो उससे उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है और उससे लंबा वो घायल हो जाता है। तो यह देखिएगा, ये था। अब थोड़ा सा बेटा नवपाषाण काल की तरफ बढ़ लेते हैं। देखिए नवपाषाण काल ये पीरियड रहा था, ठीक है, नवपाषाण काल का पीरियड है। तो नवपाषाण काल का जो पीरियड रहा था, बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये जो नवपाषाण काल का पीरियड रहा 6000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व की मध्य का ये पीरियड रहा। बेसिकली ये तो इस आधार पे एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी कहती है कि 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच का ये जो समय था इसे नवपाषाण काल के अंतर्गत कहा जाता है। इतना समझ में आ गया है? अब यहां पर थोड़ा सा देखिए, अब यहां पर थोड़ा मानव बहुत ज्यादा डेवलप हो गया, मनुष्य का दिमाग बहुत तीव्र गति से चलना शुरू हो गया। अब मनुष्य अच्छा बुरा क्या हो सकता है इतना ज्यादा परिपक्व हो गया था, तो उसने अपने जो हथियार थे वो हथियारों को इस प्रकार से ढालना शुरू कर दिया। अब आप देख पा रहे होगे जब पूरा पाषाण काल में किस प्रकार से पत्थरों का हथियार थे, फिर उसके बाद हमने मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में ऐसा कंडीशन हमें देखने को मिली। और जब हम नवपाषाण काल की बात करते हैं तो नवपाषाण काल में इस प्रकार के जो नुकीले सांप या जो यह स्टोन से बना हुआ हथौड़ा देख पा रहे होगे, ये हैमर देख पा रहे होगे, ये अब बताओ उसमें और इसमें क्या फर्क है? बताइए आप, तीनों में विविधता मुझे बताइए बच्चों, तीनों की विविधता बताइए। मैंने तीनों जो आपके चलचित्र हैं आपके सामने मैंने वो रख दिए हैं, तो बता सकते हैं कि तीनों में क्या विविधता रही है? चलिए बताइए। देखिए मैं हिस्ट्री आपको बहुत ही ज्यादा डीप लेके चल रहा हूं। ये अगर आप कहीं पर भी पढ़ने जाओगे तो इतना डीप तुम्हें कोई नहीं समझाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं। अंकित है नेगी, या तो तुम पढ़ी लो या तो तुम लैपटॉप हो जाओ भाई, बताइए। अंतर क्या था हरीश जी? नवपाषाण काल में भी जो है हथियारों का लोगों ने विकास करना शुरू हो गया था, जिसके बाद जो है पीछे से जो है हत्था वगैरह लगा दिए थे। और कोई? सर औजारों को लगातार विकसित होते गए। पहले खुरदुरे थे, उसके बाद सांप नुकीले हुए, उसके बाद उसमें और डेवलप करके हथौड़े के आकार के या पकड़ने के हथियार को अच्छी तरह इस्तेमाल करने लायक बनाया गया, जिससे लगातार विकास होते रहा। बिल्कुल सही कहा आपने। थोड़ा सा कुछ बच्चे इसमें बहुत यंग हैं अभी, तो उन बच्चों के बताओ, एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा बच्चा। आपने देखा होगा जब पहले फोन कैसे होता, ग्रामोफोन हुआ करते थे, बड़े बड़े कान में लगाया करते थे, उसको सोच लीजिए आप पाषाण काल समझ लीजिए। फिर उसके बाद आया जो टेलीफोन आया जिसे हम रिसीवर कान में लगाते हैं, तार वाला आया था, हेलो उसको घुमाया करते थे, वो वाला थोड़ा सा उसमें। फिर जो ग्रामोफोन था, एक को मुंह में लगाते थे, एक को कान में लगाते थे, इस प्रकार से। तो थोड़ा सा मानव विकसित हुआ तो फिर उस टाइप का फोन ले लिया। फिर धीरे से और विकसित हुआ तो वो तो जैसे आपने देखा होगा नोकिया 1100, ये वो कीपैड वाला फोन आ गया। फिर थोड़ा सा मानव और विकसित हुआ, उसका दिमाग तेज हुआ तो थोड़ा आपके जो ये फिर जाके आपके जो क्या था टच वाला आ गए। फिर आज के दौर में देखेंगे तो सुपर जो एक मोबाइल आ गए, जो जैसे कि बहुत बेहतरीन फीचर के साथ आ गए। तो विकास क्रम धीरे धीरे अपने आप में सुधार लेके आया ना, लाया ना। तो इसी प्रकार से पूरा पाषाण काल, इसी तरीके से पूरा पाषाण काल में भी जो चीजें थी उसमें भी ग्रोथ हो रही थी, उनमें भी नयापन आ रहा था, उसमें भी कहीं ना कहीं उसका स्वरूप बदल रहा था। हमने पहला स्वरूप कुछ और देखा, उसके बाद स्वरूप कुछ और देखा, फिर उसके बाद स्वरूप कुछ और देखा। आज की डेट में अगर मैं आज की डेट में तुलनात्मक अगर बात करूं, ये है, अगर मैं जो आप लोगों के घर में जो दराती है, जो चाकू है, आप इनके साथ उसका तुलनात्मक अध्ययन करिए तो विकास क्रम कहां से कहां पहुंच गया, देखा ना आपने। आज जो आपके पास ये तो पत्थर का हथौड़ा था, अब यहां पर क्या आ गया, यहां पर
जो ये पत्थर का हथौड़ा था अब यहाँ पर लोहे का हथौड़ा आ गया। और ये जो पहले से रस्सी से बांध के रखा था तो अब इसमें लोहे के उसमें छेद करके इसमें ये इसको ये डंडे को डाला जाता है। तो इस वजह से आप देख पा रहे हो कि ये विविधता देखने को मिल जाती है। तो बेसिकली ये चीज मैंने आपको बताया, फिर हम इस पर डीपली चलेंगे, ठीक है। अब बच्चों एक चीज और बता देता हूं, आप कहोगे सर वहां पर तो एक चीज और दिया था मेरे को नहीं बताया। तो यहाँ पर देखिए, अब आप देख पा रहे हो कि हमारे पूर्वज, ये नवपाषाण काल की बात कर रहा हूं बच्चा, नवपाषाण से स्टोन एज की अगर हम बात करें तो ये देखिए क्या ये हमारा परिवर्तन ये था, विकास क्रम हमारा ये था। हम जब बात करते हैं अज्ञात काल का जो सफर था हमारा ना, वो अज्ञात काल से नवपाषाण काल तक का जो सफर था ये हमें देखने को मिला। हम 4 पैरों पर चलने वाले जो जानवर थे, जानवरों का जो विकास हुआ वो विकास क्रम नवपाषाण काल तक आने पर इस प्रकार से हमें मानव का विकास हमें देखने को मिला। मानव कितना पहले क्या करता था, वो झुंड में बिल्कुल भी नहीं रहता था, वो इक्के दुक्के लोग करके रहते थे, धीरे धीरे करके अपने शिकार के लिए इधर से वो घुमक्कू करके थे, हम जिसे खाना बदोश कहते हैं। खाना बदोश किसे कहते हैं बच्चा, कोई बताएगा मेरे को? खाना बदोश किसे कहेंगे हम? खाना बदोश किसे कहेंगे? बिल्कुल बताइए। खाना बदोश जो एक समूह जो अपनी आजीविका के लिए मतलब मौसम के अनुसार अपनी रहने की जगह को बदलते रहते हैं, बिल्कुल ठीक है। वो लोग खाना बदोश जैसे अपनी। तो हमारे पूर्वज भी ना, हाँ बोलो बोलो बोले, बिल्कुल बोलिए आप। क्लास सर क्लास मैंने आपका मैसेज देखा सर, अब देखा मैं क्लास अब ज्वाइन कर रही हूँ, सॉरी सर। कोई नहीं, देखिए जब हम बात करते हैं कि खाना बदोश, हमने ये शब्द मैंने क्यों यूज करा, क्योंकि हमारा जो पुरापाषाण काल में जो मानव था वो एक स्थान पर कभी ठहरा ही नहीं। क्योंकि अगर मेरे पेट में भूख लगी है, क्योंकि उसमें जंगली जानवरों का शिकार करना पड़ता था, ये तो नहीं था कि जिस जगह पे मैं रह रहा हूं कोई जंगली जानवर आएगा, अरे मेरे को मार दे तू, मेरे को खा ले, ऐसा तो कोई नहीं कहेगा। उसके लिए क्या करना होगा, अगर मुझे किसी जंगली जानवर का शिकार करना है तो उसके पीछे दौड़ना पड़ेगा। क्यों दौड़ना पड़ेगा? तो आगे बढ़ना पड़ेगा, तो उसको कहीं पर घात लगा के, मान लीजिए मैंने आज एक जंगली जानवर का शिकार आज मैंने 2 किलोमीटर दायरे में कर दिया, तो मैंने जितना खाया, तो जितना मैंने मेरे पेट में बस आ सकता था, 10-5 लोगों ने जितना भी हमने खाया, 2-4 लोगों ने जितने भी मारा, जितना मेरे पेट में आया तो उतना खाया, तो उसके बाद तो मैं खा नहीं सकता हूं। तो फिर हमारे एक जगह पे पानी के स्रोत भी नहीं हुआ करते थे, तो अलग अलग जगहों के जाने के लिए पानी के लिए, तो उतना बड़ा शिकार को ढोक, ऐसा तो नहीं था कि इंसान इतना परिपक्व तो नहीं था कि भैया हम इस शिकार को ढोके हम अगले दिन खा लेंगे, 2 दिन बाद इसको वो चलेंगे। इन्होंने जितना खाया, जैसे शेर करता है ना, शेर क्या करता है, जितना खाना खाता है वो उसी बात उसको छोड़ देता है, वो चला जाता है, फिर वो नए शिकार की तरफ बढ़ता है, फिर नया दायरा बनता है। जिसका माइक खुला है वो बंद कर दीजिए, ठीक है। तो क्या होता है, तो इसी प्रकार से वो एक स्थान पर कभी रहा ही नहीं। ये जो नवपाषाण काल का मैं आपको चलचित्र दिखा रहा हूं, तो इतना विकास क्रम रहा 4 पैरों के जानवरों से एक सभ्य समाज की तरफ ये बढ़ा। तो ये अब आप देखोगे सर तुमने तो यहाँ पर ये कहा था कि ये हमारा एंशियंट पीरियड का ये था कि उस समय हमने पालतू जानवरों के आधार पर हमने खेती करना प्रारंभ करा, पेड़ पौधों को लगाना शुरू करा। अब आप कहोगे बच्चों कि सर आपने तो यहाँ पर एक चीज बोला था सर, आपने वो नहीं बताया, तो उसको भी थोड़ा सा हम बता दें। अब आता है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल क्या था? तो ताम्रपाषाण काल की जब हम बात करते हैं तो ताम्रपाषाण जिसमें हमें मानव इतना सभ्य हो गया था, या कहें इतना विकसित हो गया था कि वो अब धातुओं का खोज करने लगा। हमने यहाँ पर देखा तांबे का प्रयोग किया गया, कांसे का प्रयोग किया गया, जस्ते का प्रयोग किया गया, लोहे का प्रयोग। यहाँ पर इस कालखंड में कहीं ना कहीं हमें ये धातुओं का ज्ञान होना शुरू हो गया था, हमने धातुओं को कहीं ना कहीं निर्मित करना शुरू हो गया था। तो ये जो था यहाँ पर मनुष्य बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका था। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? आई थिंक मुझे लगता है कि सभी को आ गया होगा। तो मैंने आपको ये चीजें बता दी। अब यहाँ पर देखिए कि हमने जो मानव ने कौन की चीजें निर्मित करी, तो ये तो अलग बात है।